हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। दिस इज़ अर्शिका। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले विजन आइज की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी सितंबर मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। अभी हम लोग सोशल इश्यूज़ देख रहे हैं। इसमें 2 टॉपिक हमारी कंप्लीट हो गई है। आज हम लोग रेस्ट ऑफ द टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हालांकि सारी टॉपिक यहाँ पे अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है और थोड़ी लेंथी भी है, और इसके साथ साथ इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले जो 2 टॉपिक मैं यहाँ पे कंप्लीट की हूँ, उससे क्वेश्चंस दिए बिना आपको मैं कैसे छोड़ दूँ। तो क्वेश्चंस तो आपको यहाँ पे सॉल्व करने ही होंगे, और थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, थोड़ा सा प्रेशर दे दीजिए अपने माइंड को, और याद करने का कोशिश कीजिए कि कल आपने क्या यहाँ पे स्टडी किया था, और उसको रिकॉल करके आप आंसर लिखने का कोशिश कीजिए। कमेंट कीजिए। कमेंट करते हो आप लोग तो ऐसा लगता है ना कि म्यूचुअल पार्टिसिपेशन है, नहीं तो ऐसा लगता है कि वन वे कम्युनिकेशन हो गया, सिर्फ मैं आपको यहाँ पे कम्युनिकेट कर रही हूँ, आप मुझसे कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हो। तो ये फिर अच्छा फील नहीं होता है ना। इसलिए 2 वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए, तो एक अच्छा हेल्दी डिस्कशन होता है, और समझ में भी आता है कि आप लोग जो है यहाँ पे इंटरेस्ट ले रहे हो, आप लोग को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही है, पसंद आ रही है। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग अपने लाइक्स और कमेंट के थ्रू ही मुझे शो कर पाओगे, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग कहीं पे भी बैठ के, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपके हाव भाव को देख कर ये समझ पाऊँ, या फिर आपके क्वेश्चन आंसर जो हों तो उससे मुझे समझ में आए कि आपको कैसा लग रहा है, लेसन कैसे इंप्रूव करना है। ये एक वर्चुअल हो गया जिसमें ना मैं आप लोग को देख पा रही हूँ, ना आप मुझे देख पा रहे हो। लेकिन हाँ, हम लोग एक दूसरे की बातों को यहाँ पे समझ पा रहे हैं। आपको क्या नीड है, उस हिसाब से मैं आपको यहाँ पे लेसन प्रोवाइड कर पा रही हूँ। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इट्स वेल एंड गुड, बट अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो ये भी बताइए कि क्या अच्छा नहीं लग रहा है। मैं कहीं ना कहीं उसे ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं उसे अच्छे से तरीके से आप जो चाहते हो उस हिसाब से मैं लेसन लेकर आऊँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज थोड़ा डिफरेंट करते हैं, स्टार्ट करते हैं एक ब्यूटीफुल कोट्स के साथ। लाइफ इज़ ए सर्कल ऑफ हैप्पीनेस, सैडनेस, हार्ड टाइम्स एंड गुड टाइम्स। देखिए, लाइफ जब तक आपकी एज आज तक जितनी भी हुई है, चाहे आप 20+ हो, 25+ हो, 30+ हो, या 35+ भी हो, नो मैटर कि आप किस एज में हो, लेकिन अब तक आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि कभी खुशी आप लोग होती है, आप लोग ऐसा कुछ काम करते हो, या फिर किसी और भी चीज़ से आप बहुत खुश होते हो। कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा गम में भी चले जाते हो। कभी बहुत हार्ड टाइम होता है, ऐसा लगता है कि बस ये पल कट जाए, उसके बाद आप लोग जो है थोड़ा सांस ले पाओ। और कभी जो है अच्छा टाइम होता है, यानी कि खुश नहीं होते हो, लेकिन हाँ, सारी चीज़ें मॉडरेट होती है लाइफ में। तो ये इसको कहते हैं लाइफ, यानी कि लाइफ में आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, सारे मसाले देखने को मिलेंगे आपको। यहाँ पे गोल मिर्च भी देखने को मिलेगा, ब्लैक पेपर भी है यहाँ पे, आपका कार्डेमम भी है यहाँ पे, बे लीफ भी है, और जितने भी मसाले होते हैं, चाट मसाले, सारे मसाले आपको लाइफ में देखने को मिलेंगे। तब जीने में थोड़ा अच्छा लगता है। जस्ट इमेजिन, आप बैठ के सोचो कि खाली लाइफ में सिर्फ अच्छी चीज़ें होते रहे, आप खुशी होते रहो, तो फिर क्या मज़ा आएगा। एक समय के बाद आप बोर हो जाओगे कि कितना आप इंजॉय करोगे। जब लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आती है ना, दुख आता है, तो आप लोग उससे एक बेटर चीज अपने आप को समझ पाते हो। खुशी में क्या होता है कि आदमी बस हंसते रहता है, झूमते रहता है, डोलते रहता है। लेकिन जब आपके पास प्रॉब्लम आती है ना, तब आप सही तरीके से अपने स्ट्रेंथ को आप लोग उस समय जज कर पाते हो, अपने स्ट्रेंथ को पहचान भी पाते हो। और समटाइम्स ऐसा भी होता होगा ना कि वैसा एकदम हार्ड सिचुएशन आपके लाइफ में जब आता है, तो आप अपने आप से कभी ये चीज़ एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे कि आप इस तरीके का काम कर जाओगे। लेकिन हाँ, आप उस हार्ड सिचुएशन में बहुत अच्छा काम भी करके निकल जाते होगे। तब आपको समझ में आता होगा कि या आपके अंदर ये भी टैलेंट है, आपके अंदर ये भी गुण है, कभी आपने कभी बैठ के सोचा ही नहीं। तो इसीलिए लाइफ में प्रॉब्लम आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिसके लाइफ में जितना ज़्यादा प्रॉब्लम आता है ना, वो इंसान उतना निखर के आता है, यानी उस इंसान के पास उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि हम लोग बुरे वक्त में ही सीखते हैं, अच्छे वक्त में कुछ नहीं सीखते। अच्छे वक्त में तो बस अच्छा फील करते हैं, ऐसा लगता है कि हेवन में है। लेकिन बुरे वक्त में समझ में आता है ना कि व्हाट इज़ लाइफ, और लाइफ कितना अनप्रिडिक्टेबल है, और क्या कैसे लोग हैं आपके अगल बगल। सबसे बड़ी पहचान आपके अपने लोगों की होती है आपके बुरे टाइम में, क्योंकि अच्छे टाइम में तो सब साथ देने आते हैं यार। जो नहीं भी चाहता होगा, जो नहीं भी पहचानेगा ना, कल को आप यूपीएससी क्रैक कर जाओगे, अपना स्टेट पीसीएस कोई भी एग्जाम जो दे रहे हो, अगर क्रैक कर गए ना, तो आप देखोगे आपके आसपास के मोहल्ले वाले ना आपको इतना पैम्पर करेंगे, इतना पैम्पर करेंगे कि आप कभी उसका एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे। तो वो आपके गुड टाइम में हमेशा साथ रहते हैं। लेकिन वही बैड टाइम, जो आप अभी बैठ के घर में, सबकी लॉकडाउन जो है अनलॉक हो चुकी है, बट यू आर स्टिल इन लॉकडाउन, और पढ़ाई कर रहे हो, आप लोग अपना पूरा मेहनत दे रहे हो। आपको कोई अभी आ नहीं रहा होगा आपसे पूछने के लिए, आपकी इज्जत करने के लिए, या फिर आपको जो है पैम्पर करने के लिए कोई नहीं आएगा। अभी आपको ये हार्ड टाइम जो है ना, अपने आप ही इसको स्पेंड करना होगा। लेकिन ये जो आपका हार्ड टाइम है ना, इसमें आप लोग को एक चीज़ का फेथ रखना होगा ना, कि आप जो आज इतना मेहनत कर रहे हो, लगे हुए हो, डेली एक ही रूटीन फॉलो कर रहे हो, डेली 7-8 घंटे पढ़ रहे हो, वही हिंदू, वही विजन आईएएस, वही आपकी पॉलिटी, सब वही चल रही है। इसको आप पेशेंस के साथ होल्ड ऑन करके रखो। क्योंकि ये जिस 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 टाइम ये वाला टाइम आपका गुजर जाएगा ना, तो जब अच्छा टाइम आएगा ना, तो सारी चीज़ें अच्छी लगने लगेगी। और ये तो फैक्ट है कि आप लोग भी ये चीज़ फील किए होंगे
होंगे कि जब आपके लाइफ में बहुत बुरा टाइम आता है ना, तो उसके बाद अच्छा टाइम ज़रूर आता है। आप बहुत अच्छा फील ज़रूर करते हो। किसी के लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ बुरा ही बुरा हो रहा है या फिर सिर्फ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। अगर बुरा हो रहा है तो समझिए कि आप अच्छे पोजीशन में हो एज़ कंपैरिजन टू उनके जिनके साथ बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हो। इस लाइफ में आए क्यों हो? एक लाइफ आपको मिलता है, तो लाइफ में आए क्यों हो? सीखने के लिए आए हो ना, कि सिर्फ मौज मस्ती करके चल जाना है। मौज मस्ती ना ज़्यादा दिन तक टिकती भी नहीं है। तो आप लोग कष्ट में हो या आप लोग को कोई भी परेशानी हो, यही चीज़ कहा गया है कि इफ़ यू आर गोइंग थ्रू हार्ड टाइम्स हैव फेथ दैट गुड टाइम्स आर ऑन द वे। यानी कि वो रास्ते में है, आ रहा है, धीरे धीरे आपके पास आएगा। इसलिए हार्ड टाइम जो है ना, उसको आप लोग सर्वाइव करने का कोशिश कीजिए। उस हार्ड टाइम में बहुत सारे बच्चे वहीं टूट जाते हैं, वहीं डिप्रेशन में चले जाते हैं, वहीं गलत स्टेप उठा लेते हैं। नहीं करना है कुछ भी गलत। उस समय को आप समझो कि आप कैसे उससे टैकल कर सकते हो, कैसे पॉजिटिव आप रह सकते हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर उसके बाद तो आपको गुड टाइम देखने को मिलेगा। जो जलता है वही खुश होता है। जैसे जैसे आप देखो कि सूरज भी जब इतना रोशनी देते हैं तो सूरज भी उससे पहले इतना जलते हैं। उसी हिसाब से आपको भी उस हिसाब से अपने आप को उतना हार्ड वर्क कराना होगा, तभी आप निखर के आओगे, तभी आप जो है लोग आपको पहचानेंगे, लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, ऑनर करेंगे। तो इसीलिए लाइफ से इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट मत होइए। बहुत सारे बच्चों की मुझे मेल आती है और इस तरीके का कमेंट आता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं इस तरीके के कोट्स अब मैं थोड़ा इंक्लूड करूँगी, जिससे कि आप पॉजिटिव रहो और लेसन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आप एक होता है ना कि अच्छा फील करो कि चलो ठीक है, कुछ चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहने का कोशिश कीजिए। नेगेटिव रहना बहुत आसान है, लेकिन वही चीज़ आप पॉजिटिव बातों को होल्ड ऑन करके रखो, ये बहुत मुश्किल है। तो टफ वर्क अगर जब तक लाइफ में नहीं करोगे तो एडवेंचरस क्या होगा, लाइफ तो बहुत ईजी हो जाएगी। और इतना ईजी चीज़ कभी भी आपको लंबे समय तक खुश नहीं रख सकता। फिर आप तो बोर हो जाओगे अपने आप से भी, अपने लाइफ से भी। तो इन्जॉय कीजिए, जैसा भी लाइफ है ये आपका अपना है। डोंट कंपेयर विद अदर्स। अदर का लाइफ अपना है। सब कोई, इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है ना कि जो बहुत हैप्पी रहता है। हर के लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर चलती है। बस ये बात अलग है कि हमें किसी के लाइफ में प्रॉब्लम दिख जाती है, किसी के लाइफ में प्रॉब्लम नहीं दिखती। तो बस अपने आप को आप निखारने का कोशिश कीजिए, अपने आप से कंपटीशन रखिए, अपने आप को हमेशा बेटर बनाने का कोशिश कीजिए। हर एक दिन न्यू अपॉर्चुनिटी है और हर एक दिन आपके पहले वाले दिन से कितना अच्छा बेटर आज आप अपना दिन को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, बस इस बात पर फोकस कीजिए। तो चलिए, बातें बहुत हो गई, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन। तो जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि कल क्या हमने देखा था। गंगा अवलोकन म्यूजियम कहाँ इनॉग्रेट किया गया। साथ ही आपको एग्जाम्शन का कैटेगरी बताना था एनओसी का। साथ ही अटल जल योजना का क्या यहाँ पे एम है और वो 7 स्टेट की नाम बतानी थी। साथ ही ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक, ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है। सबसे पहले गंगा अवलोकन म्यूजियम की बात करें तो ये आपको उत्तराखंड के हरिद्वार में देखने को मिलेगा और पहली बार इस तरीके का म्यूज़ियम बनाया जा रहा है। सेकेंड है कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि किसको किसको एग्जाम्शन मिला है एनओसी के अंदर, तो सबसे पहला है कि इंडिविजुअल डोमेस्टिक कंज्यूमर जो कि रूरल या अर्बन एरिया में है, वो भी पानी पीने के लिए और डोमेस्टिक यूज़ के लिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इसे कहते हैं एनओसी। साथ ही यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम चल रहा है उसको यहाँ पे छूट रखा गया। आर्म्ड फोर्सेस इस्टेब्लिशमेंट और सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस जो यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो रूरल या अर्बन एरिया में हो, उनको छूट मिला है। एग्रीकल्चर सेक्टर्स को यहाँ पे छूट मिला है, साथ ही स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस को छूट मिला है। अटल जल योजना की बात करें तो इसका एम यही है कि ग्राउंड वाटर को कंजर्व करना, वो भी 7 स्टेट में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर की कमी देखने को मिल रहा है। तो ओवर एक्सट्रैक्शन की भी स्टोरी वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेंस एग्रीकल्चर हो रहा है वहाँ पे, जैसे महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी और गुजरात, ये 7 स्टेट है जहाँ पे अटल जल योजना वर्ल्ड बैंक की सहायता से इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जिसके द्वारा यहाँ पे ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक रिपोर्ट पब्लिश किया गया था। आज के लिए छोटी मोटी क्वेश्चन है, देख लीजिए। पहला आपको बताना कि व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल। नेक्स्ट इज़ आयुष्मान भारत का एम क्या है, ये बतानी है। थर्ड बताना कि किसके बारे में बात करें, जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा फुल्ली फंडेड है और कॉस्ट ऑफ जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में शेयर किया जाता है। तो ये तीनों के आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देनी है। मेंस का आंसर भी देख लीजिए, 6 नवंबर के लिए आपको यहाँ पे मेंस का क्वेश्चन दिया गया। मेंस का आंसर बोल मेंस के लिए क्वेश्चन देख लीजिए। आप लोग को खुद भी लिखना है तो लिखिए, और अगर आप लोग चाहते हो कि आपके क्वेश्चन को जो भी आप लोग आंसर लिखते हो उसको चेक किया जाए तो आप लोग मेल कर सकते हो ऋषिका
gmail.com। आपको डायरेक्टली पता चलेगा वहाँ पे कि आप कैसे इस इनिशिएटिव के साथ जुड़ सकते हो। बट एक क्वेश्चन डेली लिखने का कोशिश कीजिए। आज के लिए है यहाँ पे कि ब्रीफली डिस्कस करना है कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको प्यार से अपेडा कहते हैं, इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, और डिटेल में डिस्कस करना है कि क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म किया जाता है इनके द्वारा, और इनकी कंट्रीब्यूशन भी कि इंडियन एग्रीकल्चर में जब से अपेडा आया है तब से इनका क्या कंट्रीब्यूशन है उसको भी एनालाइज करना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। और इस समय फार्म बिल्स और फार्मर्स ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो हर एक एंगल से आपकी टॉपिक कवर होनी चाहिए, इसलिए मैं इस तरीके का आपको जो है बार बार दे रही हूँ क्वेश्चन। ठीक है, तो लिखने का कोशिश कीजिएगा। चलिए अब हम लोग डायरेक्टली अपने आर्टिकल पे आते हैं। तो ये है नेशनल मेडिकल कमीशन, एनएमसी। तो रिसेंटली नेशनल मेडिकल कमीशन जो है ये बनाया गया है। इसके पहले इसके जगह पे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था। तो इससे रिलेटेड मुझे लगता है कि मैं पिछले 2 साल से जब से यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट की हूँ तब से इसके बारे में डिस्कस कर रही हूँ। तो देख लेते हैं डिटेल में। अब यहाँ पे फाइनली नेशनल मेडिकल कमीशन बना दिया गया है, तो अब इसके बारे में आपको हर एक चीज़ डिटेल में पता होना चाहिए। इससे पहले क्या था, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, अब ये रिप्लेस हो चुका है। नेशनल मेडिकल कमीशन की बात करें तो यहाँ पे नेशनल मेडिकल कमीशन जो है वो नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 इसके तहत इसको बनाया गया है। और इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट जो ये पहले का कानून था जिसके तहत यहाँ पे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया था, इसको रिपील कर दिया गया है। इसको जो यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया गया था बनाने के लिए, रंजीत रॉय चौधरी कमेटी है 2015 की। इसमें कंपोजिशन क्या क्या होंगे, तो सबसे पहले है कि 25 मेंबर्स होंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। एक सर्च कमेटी भी होगा जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन कौन लोग यहाँ पे चेयरमैन के पोस्ट में होंगे या फिर पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे, तो उनके बारे में ये कमेटी जो सर्च कमेटी होगी वो रिकमेंड करेगी। ठीक है, पार्ट टाइम मेंबर कहने का मतलब है कि फुल टाइम मेंबर होते हैं, पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। फुल टाइम मेंबर वो होते हैं जो कि मतलब कि जैसे इस बॉडी का, नेशनल मेडिकल कमीशन का जो है जो पूरा काम होता है वो उसको A to Z देखेंगे, और जो टाइम होता है जैसे 9 to 5 मान लीजिए कि इस कमीशन का काम करने का समय, तो वो उस समय पूरा ऑफिस में रहेंगे। पार्ट टाइम क्या होता है कि कुछ स्पेशल चीज़ों पे उनका इन्वॉल्वमेंट होगा, साथ ही साथ जो है वो उनको ज़रूरत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि वो ऑफिस में इतना दिन देर तक बैठे ही। और पार्ट टाइम यानी कि ऑलरेडी वो कहीं फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट में है, लेकिन कुछ ना कुछ काम जो है इस कमीशन का भी वो कर सकते हैं, तो ऐसा उनको रखा जाता है। मेंबर ऑफ कमीशन अगर हम लोग देखें तो कौन कौन होंगे, चेयरपर्सन होंगे, तो चेयरपर्सन कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर ही होनी चाहिए। प्रेसिडेंट होंगे अंडर ग्रेजुएट यूजी के और पीजी के, जो कि मेडिकल एजुकेशन बोर्ड के होंगे। डायरेक्टरेट जनरल होंगे हेल्थ सर्विस के, डायरेक्टरेट जनरल होंगे डायरेक्टरेट जनरल होंगे और डायरेक्टर जनरल होंगे हेल्थ सर्विस के। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे डायरेक्टर जनरल और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के होंगे। 5 मेंबर होंगे जो कि पार्ट टाइम के, तो ऐसा जो आधा अधूरा टाइम के लिए जो एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर अपना काम करना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पे 5 मेंबर्स रखा गया। और इसको रजिस्टर्ड जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उनसे यहाँ पे इलेक्ट कराया जाएगा, और वो भी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ में 2 साल के लिए। तो ये जो पार्ट टाइम होंगे वो 2 साल के लिए यहाँ पे इलेक्ट होकर आ सकते हैं। तो ये तो हो गए इनके मेंबर्स कि कौन कौन मेंबर होंगे। लेकिन इससे पहले आप लोग समझिए कि पहले काउंसिल था, काउंसिल को हटाकर अब यहाँ पे कमीशन लाया गया। तो मेन डिफरेंस क्या होता है कि काउंसिल और कमीशन में, काउंसिल जनरली यहाँ पे इलेक्टेड होते हैं, यानी कि यहाँ पे आप लोग देखो कि लिमिट होता है, लिमिट ऑफ टाइम होता है, कुछ टर्म होता है, जैसे कि 5 साल के लिए या 4 साल के लिए लोगों को इलेक्ट करके लाया जाता है उस काउंसिल में। लेकिन कमीशन क्या होता है, कमीशन यहाँ पे सरकार की बॉडी हो जाती है, सरकार के द्वारा यहाँ पे लोगों को अपॉइंट किया जाता है। यानी इससे आप क्या समझ लिए कि पहले जो नेशनल मेडिकल काउंसिल था वो यहाँ पे इंडिपेंडेंट था, उसमें इलेक्टेड पर्सन आते थे कुछ फिक्स टेन्योर के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए। लेकिन अब क्या हो गया, कमीशन बनाकर जो है नेशनल मेडिकल कमीशन बनाकर ये सरकार के अधीन आ गया, यानी कि सरकार जिसको चाहेगी उसको अपॉइंट करेगी इस बॉडी में। तो ये आप समझ गए। साथ ही कमेटी, यहाँ पे कमेटी बनाया जाता है, तो इस कमेटी का काम ही है कि कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है, और फिर वो मेन ग्रुप जो होते हैं उनको वो अपना रिपोर्ट देते हैं उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, तब आप समझ सकते हो कि काउंसिल को हटाकर आप कमीशन लाया गया, यानी कि गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट जो मेडिकल वाले डिपार्टमेंट में है वो ज़्यादा हो चुका है। जल्दी से इसकी फंक्शंस भी देख लेते हैं कि नेशनल मेडिकल कमीशन का काम क्या होगा। सबसे पहला काम क्या होगा, आप लोग समझ ही सकते हो कि मेडिकल प्रोफेशनल और जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन है उसको रेगुलेट करने के लिए एक अच्छा खासा पॉलिसी लेकर आए कि बेटर तरीके से जो है मेडिकल इंस्टीट्यूशन को रन कर सके। साथ ही जो भी ज़रूरत है हेल्थ केयर रिलेटेड ह्यूमन रिसोर्सेज का और इंफ्रास्ट्रक्चर का, यानी कि कैसा और भी ज़्यादा हॉस्पिटल की ज़रूरत है या फिर और भी ज़्यादा इक्विपमेंट की ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें इनके द्वारा देखा जाएगा। साथ ही इंश्योर कराया जाएगा कि जो स्टेट का मेडिकल काउंसिल है और जो रेगुलेशन है
जो कि इस कानून के अंदर किया गया है, तो उसके साथ कंप्लाइंस हो सके। साथ ही कुछ गाइडलाइंस भी बनाया जाएगा जिसमें कि आपका 50% जो सीट है प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन में, वो यहाँ पे आपका फ़ीस जो है ना 50% ये डिटर्मिनेशन होगा। और डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ जो है, जो कि यहाँ पे इस कानून के तहत आपका रजिस्टर किया जाएगा। तो इसमें क्या बात कहा जा रहा है, इसमें यही कहा जा रहा है कि देखिए जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, गवर्नमेंट आपका जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन होता है, जैसे कहीं पे भी आप मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ने जाते हो, तो उसमें 100% जो फ़ीस है ना वो आपका फिक्स होता है कि आपको इस कॉलेज में, जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें इतनी ही फ़ीस देना है, जो कि बहुत मिनिमम होता है। लेकिन यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस का जो आप फ़ीस देखते हो बहुत ज़्यादा होता है। चाहे आप किसी भी फील्ड से पढ़ के निकले हुए, अगर प्राइवेट कॉलेज से पढ़ के निकले हो तो उसका फ़ी आपको दुगना देखने को मिलेगा एज़ कम्पेरिजन टू गवर्नमेंट कॉलेज। तो यहाँ पर क्या रखा जाता है कि प्राइवेट कॉलेज अपनी मनमानी करते हैं, वो अपने हिसाब से जो है ज़्यादा फ़ीस रखते हैं, लेकिन फैसिलिटी भी देते हैं। तो इस गाइडलाइन के अंदर ये भी रखा गया है कि 50% जो यहाँ पे फ़ीस है वो तो सरकार बताएगी कि कितना फ़ीस है, लेकिन एक्स्ट्रा अगर प्राइवेट कॉलेज को ऐसा लगता है कि वो एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो 50% का सीट्स जो है ना वो यहाँ पे अपना रख सकते हैं, जिसमें कि वो अपना मन चाहा फ़ीस जो है बच्चों से ले सकते हैं। मान लीजिए कि कोई भी कॉलेज है, आप कोई भी, मान लीजिए दिल्ली का यहाँ पे सफदरजंग है, तो सफदरजंग हॉस्पिटल एंड कॉलेज है, तो सफदरजंग जो है एक गवर्नमेंट है, लेकिन मान लीजिए कि ये प्राइवेट है, तो इसमें क्या होगा कि 50% जो सीट है ना वहाँ पे आपका फिक्स होगा कि आपको यहाँ पे पर सेमेस्टर 20,000 रुपीज़ देनी है, ठीक है। बाकी 50% जो सीट है ना उसमें जो बच्चे अगर एक्स्ट्रा आते हैं तो वो प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर आते हैं, और उनको कितना होगा ना कि जितना यहाँ पे जितना प्राइवेट वाले चाहेंगे, चाहे उनसे ये 20,000 तो यहाँ पे देना ही है, लेकिन अगर वो चाहे तो यहाँ पे 50,000 भी ले सकते हैं। तो ये होता है, यानी कि 50% जो सीट है ना वो यहाँ पे प्राइवेट को दे दिया गया है कि आप अपना रखिए, यानी कि टोटल अगर 100 सीट है तो 50% जो है वो सरकार के अंदर है और 50% जो है वो प्राइवेट के अंदर है। ये काम होगा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर, लेकिन जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उसमें तो 100% सीट जो है वो सरकार की है। तो इसमें आप लोग समझ सकते हो कि प्राइवेट को भी ये काम दिया गया है कि बेटा तुम प्रॉफिट लेना चाहते हो तो ले लो, तुम्हारी प्रॉफिट में कहीं पे भी घाटा नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज़ का तो वही रहता है, चाहे प्राइवेट आपका कोई भी कॉलेज ही क्यों ना हो, वो अपना प्रॉफिट और लॉस में चलते हैं, तो इसीलिए प्रॉफिट देने के लिए उसको 50% सीट दिया गया है, ठीक है। तो ये इतना इसका जो है फंक्शन है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे सुपरवाइज भी करेंगे कुछ ऑटोनोमस बोर्ड है जो कि इस कानून के तहत बनाया जाएगा। ऑटोनोमस करने का मतलब है कि स्वतंत्र बोर्ड है, यानी कि अलग अलग स्वतंत्र बोर्ड भी इस कानून के तहत बनाया गया है। जैसे यूजी का है, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड बनाया जाएगा, और पीजी के लिए भी यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड बनाया जाएगा, जो कि अपना अपना कुछ स्टैंडर्ड रखेंगे ना। एक सेट होता है ना, जैसे कि आप यूजी कर रहे हो, जब अंडर ग्रेजुएट होते हो तो आपके लिए क्या क्या मैंडेटरी होता है, 60% अटेंडेंस चाहिए आपको, हर एक सेमेस्टर में आपको सारे पेपर में पास करना है, पेपर बैक भी लगता है तो आपके पास जो है 2-3 चांस होता है कि आप उसको क्लियर करो, ज़रूरत से ज़्यादा आपका जो है पेपर बैक नहीं होना चाहिए, नहीं तो ईयर बैक हो जाता है। तो इस तरीके का जो भी स्टैंडर्ड सेट करना है ना वो यहाँ पर सेट किया जाएगा अपना, ये सारे बोर्ड्स जो बनाए जाएंगे उसके तहत। साथ ही मेडिकल असेसमेंट और रेटिंग बोर्ड भी होगा कि वो टाइम टू टाइम जितने भी मेडिकल कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन है सबको वो इंस्पेक्ट करेंगे, और फिर उसको उसके अकॉर्डिंग कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है उसके अकॉर्डिंग रेटिंग भी देंगे। फिर एथिक्स और मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड भी होगा, यानी कि इनका क्या है ना कि प्रोफेशनल कंडक्ट और जो मेडिकल जो एथिक्स है उसको वो प्रमोट करेंगे, और जो नेशनल रजिस्टर्स है जैसे कि लाइसेंस वगैरह देना है, जैसे आप देखते हो कि जो मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं वो 4 साल पढ़ाई करने के बाद 5वें साल जो है ना वो इंटर्नशिप करते, फिर उनको जो है यहाँ पे लाइसेंस दिया जाता है। तो जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर है उनको लाइसेंस देने के लिए यहाँ पे काम किया जाएगा एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड। साथ ही कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर भी होंगे, यानी कि हेल्थ प्रोवाइड भी सही तरीके से किया जाए उसके लिए यहाँ पे कम्युनिटी का फॉर्मेशन होता है, तो उसके लिए भी यहाँ पे आपका बनाया जाएगा इस बोर्ड के तहत। तो ये 3-4 बोर्ड बनाए गए हैं जो कि अपना अपना एक इंडिपेंडेंट काम करेंगे, ठीक है। नेशनल मेडिकल कमीशन की बात करें तो वो लिमिटेड लाइसेंस भी ग्रांट करेंगे कुछ सर्टेन मिड लेवल प्रैक्टिशनर का, जो कि किसी स्पेसिफाइड मेडिसिन में उनको प्रिस्क्राइब किया जाएगा प्राइमरी और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में, ठीक है। अब देखिए कि पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, क्या ज़रूरत पड़ा कि जो पहले काउंसिल था, अच्छा खासा काउंसिल चल रहा था, उसको कमीशन के तहत लाया गया, यानी कि नेशनल मेडिकल काउंसिल में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इससे पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या होगा, सबसे पहला है कि ट्रांसपेरेंसी है। कहा जा रहा है कि यहाँ पे जितने भी मेंबर्स होंगे इस कमीशन के, वो अपने एसेट को डिक्लेयर करेंगे एट द टाइम ऑफ एज्यूमिंग ऑफिस। जब उनको ऑफिस दिया जाएगा तब वो अपने एसेट बताएंगे कि उनके पास हाँ कितनी प्रॉपर्टी है, और जब वो छोड़ेंगे तो भी पता जाएगा कि वो कितने उनके पास प्रॉपर्टी है। तो एक तरीके का क्या है ना कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगा। अब सरकार जो है अपने अधीन लिया है, तो सरकार जो है यहाँ पे जब चाहेगी किसी का भी एसेट को जो है सही तरीके से वो देख सकती है, तो एक ट्रांसपेरेंसी आएगा। इंडिपेंडेंस होगा, क्योंकि आप देखो ऑटोनोमस बोर्ड यहाँ पे बन चुका है,
तो पहले काउंसिल में क्या था कि वो सारे रूल्स अपने ही फॉर्म करते थे, बहुत ज़्यादा और उतना आपको देखने को मिलेगा कि इंडिपेंडेंस नहीं होता था। तो अब काम करने में सबको जो है एक स्वतंत्रता मिलेगी, अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। 2 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड भी होगा आफ्टर देयर टेन्योर। यानी कि कूलिंग ऑफ पीरियड कहने का क्या मतलब है कि जब 5 साल का टेन्योर है उसके बाद 5 साल का टेन्योर खत्म हो जाता है, तो 2 साल तक आप कहीं भी कोई भी ऑफिस को ज्वाइन नहीं करेंगे। चुपचाप शांति में बैठिए, आराम से घर में जो है मजे लीजिए, क्योंकि बहुत काम आप कर चुके हैं। तो ये 2 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड भी दिया जाएगा। फंक्शंस भी सेपरेट किया गया है। आप देखो कि अलग अलग बोर्ड बनाया गया है, जो कि पहले नहीं था। सबका काम यहाँ पे बांटा गया है कि आपको जो है यहाँ पे इतना स्टैंडर्ड बनाना है, आपको जो है यहाँ पे लाइसेंस देना है, तो अलग अलग आपका बोर्ड का काम है। तो यहाँ पे फंक्शन भी सेपरेट कर दिया गया है, जिससे कि बेटर तरीके से फंक्शन हो सके। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि नॉन ओपेक फंक्शनिंग है, यानी कि ओपेक नहीं है। ओपेक कहने का मतलब है कि आपको दिखे ही नहीं कि लोग काम क्या कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि पीएम केयर्स फंड था, तो वो पूरा ओपेक था, क्योंकि पता ही नहीं चला कि हमसे पैसा लिया गया और हमें नहीं बताया जा रहा है कि सरकार के पास कितना पैसा इकट्ठा हुआ और सरकार उस पैसे का क्या करेगी। ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है कि नहीं। तो वही चीज़ है कि वो ओपेक था कि पता ही नहीं चला हमें कि टोटल कितना वहाँ पे जमा हुआ और फिर सरकार उसका क्या करेगी। सरकार भी मुँह खोल के बोलती है कि जाओ कुछ भी कर लो, हम तो नहीं बताने वाले। तो अब क्या कर सकते हैं, हम लोग लड़ेंगे थोड़ी, कितना आप लड़ पाओगे। तो नॉन ओपेक फंक्शनिंग है, यानी कि ऐसा नहीं है कि इसमें जो आपका कमीशन में जितने भी बोर्ड बनाए जा रहे हैं, जितने भी मेंबर होंगे, उनका काम वो क्या करेंगे वो पता नहीं चलेगा। काम पूरा पता चलेगा, उसका असेसमेंट भी सही तरीके से होगा, रेटिंग भी दिया जाएगा सारे यहाँ पे जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन है। तो अब एक क्या होता है ना कि नॉन ओपेक फंक्शनिंग होता है, यानी कि लोग जो है ना छुप छुपा के काम नहीं करते, ऐसा काम नहीं करते जो कि दिखता है, दिखेगा नहीं। तो अब दिखेगा, समझ में आएगा, ठीक है। एक अच्छा खासा रेटिंग मिलेगा, तो आपको बच्चों को एडमिशन लेने में भी हेल्पफुल होगा, चूज़ करने में भी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो ये सारा पॉजिटिव एस्पेक्ट बताया जा रहा है। लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट ऑल, कंसर्न अभी भी है। कंप्लेन तो भाई किसी की कभी ख़त्म नहीं होती। तो यहाँ पे कोई भी नया बॉडी बनाया जाता है तो उसकी कंसर्न तो होती है। कंसर्न क्या है कि यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कम है। ऑब्वियस है, क्योंकि पहले काउंसिल था तो उसमें इलेक्टेड पर्सन आते थे। इलेक्टेड पर्सन आते थे तो वो अपना प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते थे। ऐसा नहीं उनको लगता था कि चलो ठीक है, सरकार के बेनिफिट, सरकार के फेवर में काम करेंगे तो फिर तो है, जब टेन्योर ख़त्म होगा तो सरकार फिर कहीं ना कहीं जॉब दे देगी, है कि नहीं। ऐसा तो होता ही है। जैसे आप सुप्रीम कोर्ट के भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में आप देखे थे कि उनको भी ये चीज़ देखा गया था कि राज्यसभा में जाकर वो बैठ गए थे। तो ये चीज़ होता है कि सरकार के फेवर में आप काम करोगे तो उसके बाद भी जो होता है ना कि सेटिंग हो जाता है उनके बीच में कि ठीक है, आप जब आपका टेन्योर ख़त्म होगा तो फिर मैं आपको कहीं ना कहीं लगा दूंगा। तो ये चीज़ अब कमीशन में नहीं है, पहले ये चीज़ था। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कम हो गए। साथ ही यहाँ पे फेडरल सेटअप के अगेंस्ट है। तो यहाँ पे जो काउंसिल था उसमें आप देखो कि यहाँ पे स्टेट मेडिकल काउंसिल के ऊपर जो डिसीजन था वो बाइंडिंग नहीं था। क्योंकि क्या होता है कि एक जब सेंटर में कोई भी बॉडी बन जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्टेट को उसकी बातें अच्छी लगे। वन साइज़ फिट ऑल, ये वाला जो फंडा होता है कि एक जूते सबके पैर में आप उसको फिट कर दो, तो वो तो नहीं हो पाएगा ना। घर में आप जितने भी भाई बहन हो सब अलग अलग होंगे, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, या फिर आपके पैर के साइज़ भी अलग होंगे। तो एक जूता ले आओगे और बोलोगे कि सब पहन लो। ये रेयर होता है कि सिस्टर सिस्टर एक जैसा कपड़ा और एक जैसा एक पेयर खरीद ले तो दोनों अपना चला लेती है। ये ब्रदर ब्रदर भी होता है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग 4-5 भाई बहन हो तो फिर ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि नहीं। तो यही चीज़ है हमारे यहाँ। आप समझ सकते हो कितना हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, कितनी बड़ी कंट्री है हमारी। 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरीज़ है। तो अगर सेंटर यहाँ पे इस तरीके का कमीशन के थ्रू कोई भी गाइडलाइन दे देते हैं और वो बोलते हैं कि सारे स्टेट को यही चीज़ मानना है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा, मानेंगे नहीं। कुछ स्टेट को अपना इशू रहता है कि नहीं। तो मैं कल भी बोली थी कि सेंटर के द्वारा अगर कोई कानून बनाया जाता है तो उसमें सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है। लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट का काउंसिल में आप देखो कि स्टेट का रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे कमीशन बना दिया गया तो स्टेट का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे घट गया है। सिर्फ कुछ ही स्टेट है जो कि यहाँ पे अपना रिप्रेजेंटेशन दे पाएंगे, वो भी रोटेशन वाइज। साथ ही यहाँ पे ग्रेटर कंट्रोल होगा एग्जीक्यूटिव का। ऑब्वियस है, कंट्रोल तो अब यहाँ पे सरकार का ही होगा। तो यहाँ पे जितने भी लोग होंगे वो चाहेंगे कि सरकार के फेवर में ही काम करें। तो ये वाली प्रॉब्लम है। साथ ही यहाँ पे इंडिपेंडेंट एपेलेट बॉडी की कमी है, यानी कि आप अपील कर सको। अगर आपको लगता है कि आपसे ज़्यादा पैसा ले लिया गया है, आप स्टूडेंट हो, पढ़ने गए हो, आपसे ज़्यादा पैसा ले लिया गया है, या फिर आपको लगता है कि आप अच्छा पढ़ रहे हो, अच्छा लिख रहे हो, लेकिन आपको मार्क्स नहीं दिया जा रहा, फैकल्टी अच्छी नहीं है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप हॉस्पिटल में जब अपना प्रैक्टिस करने जा रहे हो तो आपको ढंग की उस तरीके का चीज़ें नहीं मिल रही, इन्वायरमेंट नहीं मिल रही, आप सीख नहीं पा रहे हो, तो कोई भी तरीके का गम हो आपको, तो आप किसी के पास उसको
मतलब कि बोल सको, बता सको, है कि नहीं। तो उसके लिए एपेलेट बॉडी बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई इंडिपेंडेंट एपेलेट बॉडी नहीं है। पावर जो दिया गया है वो पूरा पावर कमीशन के ही दिमाग में माथे में रख दिया गया है, और बोर्ड को ही ये दिया गया है कि वो अपना पॉलिसी बनाए, ठीक है। डाइवर्स स्टेक होल्डर की भी कमी है, यानी कि अब कमीशन क्या है, कमीशन तो पूरी सरकार के ही लोग होते। तो 2/3 मेंबर आप एमएनसी में देखोगे तो ये मेडिकल ही प्रैक्टिशनर है। तो और भी फील्ड के कुछ एक्सपर्ट होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मोर डाइवर्स स्टेक होल्डर्स होने चाहिए, कुछ एक्सपर्ट कमेटी का भी ये कहना था, बट ऐसा भी नहीं किया गया यहाँ पे। फ़ी रेगुलेशन की अगर बात करूँ तो यहाँ पे कोई भी एमसीआई के पास ये पावर नहीं था कि वो फ़ीस को रेगुलेट करे, लेकिन एनएमसी जो है अब यहाँ पे फ्रेमिंग गाइडलाइंस करेगी, वो भी 50% सीट। यानी कि पहले आप देखो कि क्या होता था कि फ़ीस जो थे ना वो कॉलेज के फिक्स होते थे, लेकिन अब यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज को 50% सीट दे दिया गया, और अब इनको खुला छूट दे दिया गया है कि भैया आपको जितना लूटना है बच्चों को लूट लो। वही बात होती है ना। तो यहाँ पे ये तो अब आप समझ सकते हो कि फ़ी रेगुलेशन का भी यहाँ पे फंडा निकल कर आया गया है। फ़ी कैप तो लगाना चाहिए ना, तो फ़ी कैप भी नहीं लगाया गया है। तो फ़ी कैप लगाने से क्या होगा कि यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज की जो एंट्री है वो डिस्करेज हो सकती है। तो प्राइवेट कॉलेज को तो भाई पैसा चाहिए, बच्चे आप पढ़ के निकलो, नॉलेजेबल बन के निकलो, स्किलफुल बन के निकलो, उनको मतलब नहीं है। आप उनको पैसा दो, उनको पैसे से मतलब होता है। तो ये चीज़ तो यहाँ पे भी देखने को मिला। कंक्लूजन क्या है बताया जा रहा है, कंक्लूजन बताया जा रहा है कि इतने लिमिटेशन के बावजूद भी कमीशन जो है एक स्टेप फॉरवर्ड है। और एमसीआई को यहाँ पे अगर हम लोग कंसीडर करें तो इसमें काफ़ी एलिगेशन था। क्यों एमसीआई को हटाया गया ये भी आप लोग जानिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा बताया जा रहा था कि वहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा चल रहा था। लोग जो थे, क्योंकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, तो वो पैसे लेकर जो है ना बहुत घूसखोर हो चुके थे, और पैसे लेकर जो है वो अपनी जान पहचान का पैरवी वगैरह बहुत करते थे। करप्शन भर भर के था वहाँ पे। कैसे लोग काम कर रहे हैं ये नहीं पता चलता था, इंटरेस्ट का भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता था, और मेडिकल एथिक्स की तो बहुत कमी थी वहाँ पे। यानी कि सही तरीके से क्या सही है क्या गलत है ये तो लोग जानते समझ ही नहीं रहे थे वहाँ पे। बस घूसखोरी वाला काम बहुत ज़्यादा चल रहा था। तो इसीलिए सरकार बोली कि अब ऐसे बॉडी को हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो हमारा मेडिकल इंस्टीट्यूशन और जो हॉस्पिटल है ना, जिसमें आज की डेट में आप देखो कि एक WHO कहता है कि 1000 पेशेंट पे जो है ना एक डॉक्टर होना चाहिए, बट हमारे यहाँ 1800 पेशेंट पे एक डॉक्टर है। तो भाई हमारे यहाँ डॉक्टर की इतनी कमी है, पॉपुलेशन आबादी बढ़ते जा रहा है, उस हिसाब से डॉक्टर भी तो बढ़ने चाहिए ना। अब इस हिसाब से अगर करप्शन चलते रहा, पैसा लेकर बच्चों को घुसाते रहे, जो जो लड़के आप समझो कि गुंडागर्दी करते हैं और वो कॉलेज में चले गए और बस पैसे के दम पे वो पास हो रहे हैं, तो वो बच्चे जो कि गरीब है लेकिन वो पैसे दे रहे हैं, लेकिन वो मेहनत कर रहे हैं लेकिन पास नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको उस तरीके का लाइसेंस नहीं मिल रहा है, उनको रोक दिया जा रहा है। तो ये तो एक इनजस्टिस वाली बात है ना, तो ये नहीं होना चाहिए। जो जैसे सुपर 30 में कहा गया है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो भाई अब ये चीज़ नहीं चलने वाला। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो हकदार है वही राजा बनेगा। तो वही वाली पॉलिसी को लाने के लिए यहाँ पे एमएनसी लाया गया है सरकार के द्वारा, ठीक है। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अच्छा खासा काम करेगा यहाँ पे मेडिकल एजुकेशन में, सिंप्लीफाई करेगी, जो भी प्रोसीजर है उसको सिंप्लीफाई किया जाएगा, जो क्वालिटी एजुकेशन है उसको इन्हांस करना है, और एक वाइडर एक्सेस होगा लोगों को कि एक अच्छा खासा हेल्थ केयर क्वालिटी मिल सके, ठीक है। अच्छे डॉक्टर आएंगे ना तो अच्छा हमारे देश में एक अच्छा हेल्थ केयर सेंटर आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, और सर्विस भी अच्छी प्रोवाइड की जाएगी। फाइन। तो ये पूरी रही कमीशन के बारे में। तो आइए देख लेते कि हमने क्या पढ़ा। अच्छा हाँ, यहाँ पे कुछ अदर की फीचर्स भी है एमएनसी एक्ट का, तो इसको भी देख लेते हैं। इस एक्ट में क्या है ना कि मेडिकल एजुकेशन सिस्टम भी यहाँ पे आपका प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें क्या है कि एक एडुकेट और हाई क्वालिटी मेडिकल प्रोफेशनल यहाँ पे अवेलेबल कराया जाएगा। लेटेस्ट मेडिकल रिसर्च भी यहाँ पे एडॉप्शन होगा, और पीरियोडिक असेसमेंट किया जाएगा सारे मेडिकल इंस्टीट्यूशन का। इफेक्टिव ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होगा, यानी कि ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म कहने का मतलब है कि जो भी आपको परेशानी है आप यहाँ जाकर अपनी परेशानी को बोल सकते हो। साथ ही इस कानून के तहत ये भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल भी बनाया जाएगा। ये मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल कहने का मतलब है कि ये एडवाइस देगी कमीशन को कि आपको करना क्या है, ठीक है। प्राइमरी प्लेटफॉर्म होगा जिससे कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज जो है ना अपने व्यूज़ रखेंगे, कुछ कंसर्न रखेंगे यहाँ पे एनएमसी के सामने। साथ ही यहाँ पे एक यूनिफॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट भी होगा, जो कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट का यहाँ पे एडमिशन के लिए टेस्ट होगा, ठीक है, सुपर स्पेशलिटी मेडिकल एजुकेशन में। और ये सारे मेडिकल इंस्टीट्यूशन में इस तरीके का रखा जाएगा, इस कानून के अंदर ये रखा गया है, ठीक है। तो इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा आप देखे होंगे कि बहुत ही ज़्यादा बवाल हुआ था, इशू बहुत ज़्यादा निकल कर आया था कि इस तरीके का टेस्ट नहीं लेना चाहिए अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को, लेकिन ठीक है इस तरीके का होगा। और साथ ही एक कॉमन फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन
भी होगा, सॉरी इसके बारे में नहीं, इसके बारे में हल्ला हो रहा था, जिसको नेशनल एग्जिट टेस्ट भी कहा जाएगा। एक तो इतना मर मर के बच्चे पढ़ते हैं, नीट का एग्ज़ाम क्लियर करके वो लोग मेडिकल इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, उसके बाद भी जब वो पढ़ लेंगे तो उसके बाद भी उनको एक टेस्ट देना होगा जो कि नेशनल एग्जिट टेस्ट है, बाहर निकलने के लिए, अगर उनको यहाँ पे मेडिकल कोई भी लाइसेंस वगैरह लेना है प्रैक्टिस करने के लिए। जनरली आप देखोगे 4 साल के बाद क्या होता है मेडिकल में कि वो अपना प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। एक तो इंटर्नशिप होता है, इंटर्नशिप के बाद वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये चीज़ नहीं करना है, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो पहले आप टेस्ट दीजिए, उसमें पास होंगे तभी आप लोग टेस्ट यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट लोग जो है बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी किए थे नेशनल एग्जिट टेस्ट के लिए भी, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने देखी यहाँ पे। नेशनल मेडिकल कमीशन के बारे में देखें कि ये है क्या, और इसका पूरा कंपोजिशन फंक्शन सब देखें। कुछ और फीचर्स भी इस कानून का देख लिए। पहले इसमें नेशनल मेडिकल काउंसिल था, उसको हटाया गया। पॉजिटिव आस्पेक्ट देखें, क्या कंसर्न है वो देखें, और साथ ही साथ यहाँ पे कंक्लूजन देखें। तो अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, जो कि है वैक्सीन हेजिटेंसी। वैक्सीन हेजिटेंसी कहने का क्या मतलब है कि आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे कोविड-19 के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वैक्सीन बनाने के पीछे सारी कंट्री लग चुकी है, यानी कि होड़ लग चुका है कि कौन कंट्री पहले वैक्सीन लेकर आएगी, वो भी कोविड-19 के लिए। तो रशिया के द्वारा ऑलरेडी इसको रिवील कर दिया गया है, बट फिर भी सारे कंट्रीज़ लगे हुए हैं, और इसी के चक्कर में कहीं ना कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। तो यहाँ पे वैक्सीन की क्वालिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। रिसेंटली इन स्टडी जो कि द लेंसेट में ये पब्लिश किया गया है कि इंडिया का रैंक जो है ना वो हाईएस्ट अमंग उन सारे कंट्रीज़ में है जहाँ पे लोग बिलीव करते हैं कि वैक्सीन जो है इफ़ेक्टिव होगा। और यहाँ पे हमारे यहाँ जो माना जा रहा है वो यहाँ पे 84% तक बिलीव कर रहे हैं साहब कि वैक्सीन जो है ना वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा। तो हम लोग इस चीज़ पे बहुत बिलीव कर रहे हैं। तो चलिए अच्छी बात है कि और क्या इसमें सर्वे में पाया गया कि जो ट्रेंड है वैक्सीन हेजिटेंसी का ये बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, यानी कि हर एक कंट्री में आप देख रहे हो कि क्वालिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और 2015 से 2019 के बीच में ये बढ़ते ही गया है। अल्बेनिया यहाँ पे सबसे नीचे में है, जिसमें कि वैक्सीन इफ़ेक्टिवनेस के बारे में कि कोई भी वैक्सीन अगर आता है, जैसे आप देखो कि HIV की वैक्सीन, साथ ही साथ आपका इबोला वायरस की वैक्सीन आई थी। तो ये सारे जो भी वैक्सीन आते हैं ना उसकी इफ़ेक्टिवनेस पे बिलीव किया जाता है। तो यहाँ पे अल्बेनिया ऐसा कंट्री है यहाँ पे जो कि बहुत कम इफ़ेक्टिवनेस यहाँ पे उस पर बिलीव करते हैं। 14% ही है जो कि बिलीव करते हैं कि हाँ वैक्सीन जो है ना वो काम होगा। इफ़ेक्टिव कहने का मतलब है कि जैसे आपको अगर कोरोना है तो अगर आपने कोरोना वायरस की वैक्सीन ले ली तो यानी कि आप ठीक हो जाओगे, ये आपका विश्वास है। तो ऐसा विश्वास करने में इंडिया सबसे आगे है। साथ ही कॉन्फिडेंस अगर हम लोग वैक्सीन में देखें कि हाँ किस तरीके का यहाँ पे कॉन्फिडेंस है, तो जो ट्रेंड चलते आ रहा है कॉन्फिडेंस का वो डिक्रीज़ हो गया बहुत सारे कंट्री में, और ज़्यादा से ज़्यादा डिक्रीज़ देखने को मिला अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और साउथ कोरिया में, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग वैक्सीन हेजिटेंसी के बारे में। WHO के हिसाब से देखें तो वैक्सीन हेजिटेंसी कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि रिफ्यूज़ल, यानी कि वैक्सीनेट का रिफ्यूज़ल डिस्पाइट द अवेबिलिटी ऑफ वैक्सीन। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि हमारे यहाँ 10 लोग हैं इंडिया में, और 10 लोग में से 8 लोग को यहाँ पे कोरोना हो चुका है, और 8 लोग में से जो है ना 6 लोग इसको लेने से मना कर दे कि नहीं कोरोना का वैक्सीन नहीं लेंगे। मैं सबसे बेसिक चीज़ है कि अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्टअप कीजिए। तो उसके लिए जो है काढ़ा वगैरह और भी जो तकनीक है, हल्दी दूध, वो सारे तकनीक को वो अपनाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ये करेंगे, लेकिन वैक्सीन पर विश्वास नहीं करते हैं कि वैक्सीन लेंगे तो ठीक हो जाएंगे कोरोना वायरस से, नहीं। तो इसको कहते हैं वैक्सीन हेजिटेंसी, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर से भी ये इन्फ्लुएंस हुआ है, जैसे कि कॉम्प्लेंसी है, कन्वीनियंस है, कॉन्फिडेंस है। तो ये सारी कुछ ऐसी फैक्टर्स है जिससे कि लोग ऐसा मानते हैं। बट इन जनवरी 2019 WHO के द्वारा यहाँ पे वैक्सीन हेजिटेंसी को लिस्ट किया गया है, वो भी टॉप 10 थ्रेट जो कि ग्लोबल हेल्थ के लिए है। इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, इस तरीके से अगर लोग नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं अगर बिलीव करेंगे कि वैक्सीन आ जाएगा तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। अभी देखिए कोविड-19 की जो सिचुएशन है हमारे यहाँ जो है टोटल केस एक दिन ऐसा भी था जहाँ पे आपको 90,000 94,000 तक का टोटल केस देखने को मिल रहा है। आज की डेट में चलिए 60,000 के अराउंड में आ चुका है, लेकिन फिर भी केसेस तो डेली आ ही रहे हैं ना, और इतने सारे केसेस आ रहे हैं। तो ये तब ख़त्म होगा जब हमारे यहाँ वैक्सीन आ जाएगा। तो वैक्सीन ही इसको क्योर कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ पे तो हम लोग अलग ही चीज़ पढ़ रहे हैं कि लोग इसमें विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। इम्प्लीकेशन क्या है कि कुछ डेडली डिजीज़ है जो कि यहाँ पे कम बैक हो सकता है वैक्सीन नहीं लेने से। देखिए वैक्सीन और मेडिसिन में क्या डिफरेंस होता है ये पहले समझने का कोशिश कीजिए। वैक्सीन और मेडिसिन किसको कहते हैं? आप लोग जो है ना
पोलियो की वैक्सीन लेते हैं। कभी सुने हो कि पोलियो का मेडिसिन लेते हो? नहीं, पोलियो का वैक्सीन लेते हैं। यानी कि कोई भी बीमारी अगर आपको होने वाला है तो उसके पहले अगर आप वैक्सीन ले लेते हो ना, तो वो बीमारी होने की चांसेस थ्रू आउट द लाइफ आपका कम हो जाता है। जैसे कि पोलियो की 2 ड्रॉप ले लेते हैं, वैक्सीन ले लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि आजीवन जो है पोलियो की बीमारी होने की संभावना जो है वो कम हो जाती है। अब 100% इसका रिजल्ट नहीं कह सकते कि 100% आपको नहीं होगा, लेकिन हाँ, मैक्सिमम चांसेस है कि आपको नहीं होगा। साथ ही आप लोग हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, इन सब का भी वैक्सीन लेते होंगे, बचपन में लेते हो अंडर 5 ईयर्स के, तो आपको हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी की बीमारी आगे चल के नहीं होगी। तो इसी तरीके से कोरोना का है कि कोरोना का वैक्सीन आएगा तो सबको ले लेना है, जिससे कि आप लोग कोरोना पेशेंट से अगर अफेक्ट भी होंगे तो फिर आपके बॉडी में वो कोरोना का जो वायरस है वो नहीं जाएगा और आपको फिर वो वायरस से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए वैक्सीन लेना ज़रूरी होता है। तो वैक्सीन क्या होता है कि डिजीज़ होने से पहले ले लेते हैं, जिससे कि आपको वो डिजीज़ आगे आने वाले फ्यूचर में आपको अटैक ना करे। लेकिन मेडिसिन क्या होता है कि जब कोई बीमारी हो जाती है तो उसको हम लोग क्योर करने के लिए मेडिसिन लेते हैं। तो ये डिफरेंस होता है वैक्सीन और मेडिसिन में, ठीक है। साथ ही अगर हम लोग देखें कि इंडिया में क्या है वैक्सीन हेजिटेंसी का, तो इंडिया में आप देखोगे कि हम लोग तो हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा नंबर में है। हम लोग विश्वास कर रहे हैं कि वैक्सीन आ जाएगा तो बहुत इफेक्टिव रहेगा, सारे लोगों को जो है सबसे सही तरीके से काम करेगा। रीज़न क्या है ऐसा मानने के पीछे? रीज़न ऐसा है कि पेरेंटल जो कंसेंट है उसकी कमी है, कि वैक्सीन जो यहाँ पे बच्चों को दिया जा रहा है, स्कूल में दिया जाएगा, स्कूल में, इसकी हमें कमी है, ठीक है। इट मीन्स कि जो भी बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनको अगर वहाँ पे वैक्सीन दिया जा रहा है तो ऐसा है कि उनके पेरेंट्स का कंसेंट यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है। तो मेन ऑब्जेक्शन ये निकल कर आ रहा है। दूसरा है कि कॉमन साइड इफ़ेक्ट का इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है। तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिलेगा जो कि रेयर ऐसा हो सकता है कि बच्चे की जान भी जा सकती है, और वैक्सीन की क्वालिटी और सेफ्टी पे भी सवाल उठ सकते हैं। साथ ही इनएडुकेसी और इनक्वालिटीज़ जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम का देखने को मिलता है। तो ये सारे कुछ रीजंस हैं जिससे कि ये कहा जा रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। साथ ही इंडिया में एक स्टडी भी कमीशन किया गया है वैक्सीन हेजिटेंसी में, डिजीज़ के बाद, जो कि बहुत ज़्यादा वैक्सीन के कारण जो है लंबे समय तक इसको प्रिवेंट किया गया है। जैसे कि डिप्थीरिया है आपका, और देख सकते हो आप लोग डिप्थीरिया है जो कि कुछ हमारे कंट्री के पार्ट्स में ये आपका फिर से रिसर्फेस किया गया, यानी कि फिर से ये आपको देखने को मिला है कि डिप्थीरिया के लिए अगर यहाँ पे आपका जो कुछ डिजीज़ है जैसे डिप्थीरिया, अगर इसको वैक्सीन दे देते तो इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती है। साथ ही कुछ रिलीजियस सस्पिशियस है, कुछ र्यूमर है, उससे भी इन्फ्लुएंस हुआ है। तो इस तरीके की चीज़ भी लोग मानते हैं। जैसे यूपी बिहार में आप देखोगे कि इवन पोलियो कैंपेन भी चलाया जाता है, और डिजीज़ जो इसको इरेडिकेट करने की बात है, यानी कि 2014 में हम लोग की कंट्री जो है पोलियो फ्री हो गई है, लेकिन फिर भी अभी इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाता है बिहार, यूपी जैसे स्टेट में। साथ ही साथ मिजल्स और रूबेला कैंपेन्स की बात करें जो कि इंडिया में अभी भी चल रहा है, तो कुछ पेरेंट्स का यहाँ पे रिपोर्ट है कि वो वैक्सीन नहीं लेना चाहते और अपने बच्चों को नहीं देना चाहते। तो ऐसे भी कुछ पेरेंट्स हैं कि इस तरीके की डिजीज़ के लिए वो अपने बच्चों को इस तरीके का वैक्सीन नहीं देना चाहते। साथ ही ऑलमोस्ट सारे बच्चे जो इंडिया में है उनको यहाँ पे टीबी के लिए वैक्सीनेट किया जाता है। साथ ही उनकी जो बर्थ डोज होती है, जैसे आप देखते हो कि बच्चा जब पैदा लेता है तो उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के वैक्सीन लगते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो जब बड़े हो ना तो उनको इस तरीके की बीमारी नहीं हो। जैसे कि पोलियो वैक्सीन लगती है। साथ ही 5 में से 2 बच्चे ऐसे हैं जो कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को कंप्लीट ही नहीं करते। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कहने का मतलब ये है कि जब बच्चे पैदा लेते हैं तो 5 साल तक उनको डिफरेंट डिफरेंट वैक्सीन देना होता है, उनका एक्स्ट्रा केयर करना होता है, जिससे कि रेस्ट ऑफ द लाइफ वो मज़े में जी सकें। तो इसमें आप समझ सकते हो कि 5 में से 2 बच्चे तो इस तरीके का प्रोग्राम में अटेंड ही नहीं करते, तो ये भी प्रॉब्लम है। अब मेजर्स क्या लेना चाहिए जिससे कि यहाँ पे लोगों की जो वैक्सीन हेजिटेंसी है उसको यहाँ पे रिमूव कर सके, ठीक है, टैकल कर सके। तो सबसे पहला है कि सिस्टमेटिक असेसमेंट करना होगा कोई भी फैक्टर्स जो कि यहाँ पे अफेक्ट कर रहा है। तो WHO के द्वारा यहाँ पे एक टूल्स को सेट किया जा रहा है जिससे कि प्रोग्राम को यहाँ पे सपोर्ट किया जाए, कुछ मेजर्स लिया जाए, साथ ही साथ जितने भी रीजंस है उसको एड्रेस किया जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इम्प्रूव करना है, सस्टेन करना है अपटेक को, यानी कि मोस्ट केसेस में आप देखो कि इंटरवेंशंस जो है वो यहाँ पे डायलॉग बेस्ड होगा, डायरेक्टली टारगेट किया जाएगा कुछ स्पेसिफिक जो अंडर वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन ग्रुप है। साथ ही यहाँ पे इंगेज किया जाएगा, कुछ हेल्थ वर्कर्स होंगे, कुछ यहाँ पे केयर गिवर्स, कुछ पेरेंट्स होंगे, उनके फैमिलीज़ कम्युनिटीज़ होंगे जो कि यहाँ पे समझाएंगे लोगों को इस तरीके से वैक्सीन लेने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन जो बहुत ज़्यादा फैलता है, जैसे आप देखो कि कुछ लोगों को आप भड़का दो कि आपको कोरोना की अगर वैक्सीन ले लोगे ना तो आगे चल के ना आपको HIV हो जाएगा, ऑटोमेटिक HIV हो जाएगा। अगर इस तरीके का आप चीज़ें भड़का दोगे ना तो लोग भड़क जाते हैं, लोग इसके ऊपर मानने लगते हैं बिना कुछ सर्च किए हुए, बिना कुछ अपना दिमाग लगाए हुए। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं हमारे कंट्री में जो कि मान जाते हैं। तो मिस इन्फॉर्मेशन जिसको कि फेक न्यूज़ भी आप बोलो तो हमारे कंट्री में 6 गुना ज़्यादा फैलता है एज़ कम्पेरिजन टू रियल न्यूज़। तो लोगों को जो इस तरीके का गलत अफवाह भी है कि वैक्सीन लेने से और भी बीमारी हो जाएगी, उसका साइड इफेक्ट हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ों को एड्रेस करने का ज़रूरत है। कुछ और रिलेटेड न्यूज़ देख लेते कि हेल्थ इन इंडिया रिपोर्ट के बारे में जो कि रिलीज़ किया गया है
WHO के द्वारा, जो कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इस रिपोर्ट का ये 75th राउंड है नेशनल सैम्पल सर्वे का, जिसमें कि ये हाउस होल्ड सोशल कंजप्शन से रिलेटेड है कि हेल्थ का जो है, जो घर में रहते हैं लोग, उनके बारे में यहाँ पे बताया जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि बेसिक जो क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन है हेल्थ सेक्टर का, वो पता करना है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखो कि गवर्नमेंट का क्या रोल है, प्राइवेट फैसिलिटी कितना मिल रहा है हेल्थ केयर प्रोवाइड करने में, लोगों का हॉस्पिटल जाने में कितना खर्चा हो रहा है, ये सारी चीज़ें पता चलती है। मैटरनिटी और चाइल्ड बर्थ के बारे में भी देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बेसिकली ये NSSO का जो रिपोर्ट है ना, वो इस सारी चीज़ों को देखता है। तो इसमें अभी क्या फाइंडिंग हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे कुछ आप देखोगे कि 31% जो हॉस्पिटलाइज्ड केसेज है, उसमें आप देखोगे कि इन्फेक्शियस डिजीज़ है, यानी कि इंजरी है 11%, कार्डियोवैस्कुलर है, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है 10%, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम है 9% है। पॉपुलेशन जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज है, तो मात्र आप समझो कि रूरल पॉपुलेशन में जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं, उनका 14% ही यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस है, और अर्बन एरिया में 19% ही है। बाकी आप लोग देखो कि लोग अपने ही जेब से खर्च करते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल को आपकी एक्सीडेंट हो जाती है, आपकी बहुत ज़्यादा बीमारी हो जाती है, डिजीज़ आपको हो जाता है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। सोर्सेज अगर हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंडिचर का देखें, तो रूरल हाउस होल्ड जो है वो डिपेंडेंट होते हैं हाउस होल्ड इनकम या सेविंग में, उनके घर में कितना इनकम आ रहा है और कितना वो सेव करे, उसी पे डिपेंड करता है। या फिर समटाइम्स उनको हेल्थ के ऊपर खर्च करने के लिए वो किसी से बोरो भी कर लेते हैं। तो ये फिगर ये दर्शाता है कि 84% और 9% जो है वो अर्बन एरिया में है, यानी कि जो घर में रखे हुए सेव करते हैं तो उसमें 84% है, और बोरो करते हैं 9%। लेकिन वही अगर बोरो का आप देखोगे तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज़्यादा बोरो करते हैं, क्योंकि उनके पास पैसों की कमी होती है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज अगर हम लोग देखें, तो रूरल एरिया में 90% जो चाइल्ड बर्थ है वो इंस्टीट्यूशनल है, यानी कि गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में। वही अर्बन एरिया में देखें तो ये और बढ़ चुका है, 96% है। प्री और पोस्ट नेटल केयर देखें, यानी कि बच्चे के जन्म के पहले और जन्म के बाद किस तरीके का केयर होता है, तो विमेन जिनका एज ग्रुप 15 to 49 ईयर्स है, 97% विमेन ऐसी है जिनको कि प्री नेटल केयर दिया जाता है, और 88% ऐसी है जिनको कि बच्चे होने के बाद केयर दिया जाता है। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस अगर हम लोग एज्ड वीमेन का देखें, जो कि 60 या 60 से ज़्यादा के हैं, तो रूरल इंडिया में आप देखोगे कि 28% ऐसे एज्ड पर्सन है, और अर्बन इंडिया में 33% ऐसे एज्ड पर्सन है जो कि इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है। यानी कि आप देख सकते हो कि कितने कम ऐसे लोग हैं जो कि 60 ईयर्स के बाद जो है वो अपना मतलब कि इकोनॉमिकली वो इंडिपेंडेंट है। बाकी तो आप देखो कि जो एज्ड पर्सन होते हैं वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो जाते हैं, बट बहुत कम इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में तो ये कम है, 28% ही है, लेकिन रूरल इंडिया में भी बहुत अर्बन इंडिया में भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ये मात्र 33% ही है। ह्यूमनाइजेशन अगर बच्चों में देखें, जिसका कि 5 साल तक है, तो 97% जो बच्चे हैं हमारे यहाँ, उनको एटलीस्ट 1 वैक्सीनेशन तो मिलता ही है, 8 CG और फर्स्ट डोज जो कि आपका ओरल पोलियो का होता है बर्थ के टाइम में। कुछ स्टेट देखें जैसे मणिपुर तो 75% है, आंध्र प्रदेश 73% है, मिजोरम 73% है, हाईएस्ट रेट है, यहाँ पे बच्चों को फुल इम्यूनाइजेशन दिया जाता है। साथ ही नेपाल में देखोगे, नागालैंड में देखोगे तो सिर्फ यहाँ पे 12% बच्चे हैं जिनको कि सारे वैक्सीनेशन दिए जाते हैं, तो बहुत कम है। नागालैंड में वर्स्ट कंडीशन है, इस तरीके का इम्यूनाइजेशन नहीं दिया जाता है। 5 साल के बच्चों को जो जो टीके की ज़रूरत होती है, जो जो वैक्सीन की ज़रूरत होती है, वो यहाँ पर नहीं दिया जाता है। तो ये काफ़ी अजीब सी बातें हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये बात किया जा रहा है वैक्सीन हेजिटेंसी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक बिल आया है, अभी तक ये कानून नहीं बना है, बट आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या इसमें प्रोविज़न रखा गया है। एपिडेमिक डिजीज़ अमेंडमेंट बिल है, जो कि पार्लियामेंट के पास ये रखा गया है। ये आपका ऑर्डिनेंस के थ्रू लाया गया था, अब इसको कानून बनाने की बात की जा रही है। हमारे जब पैंडेमिक का टाइम था, कोविड-19 पैंडेमिक, तो उस समय ये ऑर्डिनेंस लाया गया था, क्योंकि पार्लियामेंट उस समय सेशन में नहीं था, तो प्रेसिडेंट के द्वारा इसको पास किया गया था। अब इसको जो है बाकायदा पार्लियामेंट के थ्रू पास करके कानून बनाना है। की फीचर्स क्या है? एपिडेमिक और पेंडेमिक का कहने का क्या मतलब होता है? एपिडेमिक कहने का मतलब होता है कि जैसे कुछ एरिया में एक सडन आउटब्रेक हो गया कोई न्यू वायरस का, जैसे कि एपिडेमिक का सबसे अच्छा एग्जांपल है इबोला वायरस। जैसे कि आप देखोगे कि वो अफ्रीका के ही कुछ एरिया में ही है, कुछ कंट्रीज़ में वो आपका सडन आउटब्रेक हुआ था, और वो वहीं तक रह गया था। बहुत कम टाइम में बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अफेक्ट किया गया था, और साथ ही बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स की डेथ भी हुई थी। बट वो इंटर कॉन्टिनेंटल आपका जो है चेंज नहीं हुआ था, दूसरे कॉन्टिनेंट में वो आपका वायरस नहीं स्प्रेड हुआ था, तो इसको कहते हैं एपिडेमिक। लेकिन यही चीज़ अगर आपका दूसरे कॉन्टिनेंट में भी आ जाए, जैसे कि कोरोना वायरस, आप देखो कि चाइना, कोई भी ऐसा कॉन्टिनेंट नहीं है जो अछूता है अंटार्कटिक को छोड़ के, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम लोग रहते ही है। तो चाहे आप एशिया कहो, चाहे आप चाइना भी एशिया में ही आता है, या फिर अमेरिका कहो, या फिर अफ्रीका कहो, ऑस्ट्रेलिया कहो, हर जगह इस तरीके का, यूरोप कहो, हर जगह आपको कोरोना वायरस देखने को मिलेगा। तो ये हो गया पेंडेमिक। ठीक है, अब यहाँ पे एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट है हमारे यहाँ,
तो इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे जो हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल है उनके प्रोटेक्शन की बात की जा रही है। कई दफ़ा आप लोग देखते हो कि कोई भी अगर पेशेंट है उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तो अगर वो पेशेंट की जान चली जाती है तो उनके जो रिलेटिव होते हैं ना, वो सोचते हैं कि ये डॉक्टर ही रिस्पॉन्सिबल है कि वो उनके मतलब कि रिलेटिव को बचा नहीं पाए। तो ऐसा नहीं होता है और वो मारना पीटना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो डॉक्टर्स हैं उनकी भी जान की प्रॉब्लम हो जाती है और साथ ही साथ हॉस्पिटल में भी तोड़-फोड़ कर देते हैं, तो पब्लिक प्रॉपर्टी की भी यहाँ पे डैमेज होती है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि इससे डॉक्टर डर जाते हैं, वो काम नहीं करना चाहते, वो खुल के काम नहीं कर पाते, लोगों की हेल्प नहीं करना चाहते। तो आप समझ सकते हो कि इस पेंडेमिक के टाइम में डॉक्टर्स ने कितना काम किया। अगर डॉक्टर पीछे हट जाते, इस तरीके से 24 घंटे वो काम नहीं करते, तो शायद आज की डेट में हमारे यहाँ केसेस और ज़्यादा आ जाता। स्टिल अभी भी डॉक्टर्स लगे हुए हैं, तो इसलिए डॉक्टर्स को सेफ प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो फ्रीली काम करे, वो फ्रीली किसी का चेकअप करे, इस तरीके के दिमाग में उनके पास नहीं रहे कि वो अगर इस पर्सन को, इस पेशेंट को अगर कुछ हो गया तो उनके रिलेटिव उनको मारेंगे पीटेंगे। तो ये नहीं करना है, एक सेफगार्ड प्रोवाइड करना है। साथ ही यहाँ पे एक्ट ऑफ वायलेंस भी रखा गया है जो कि हेल्थ केयर के अगेंस्ट में होता है, जिसमें कि आप देखो कि कोई डॉक्टर को या कोई भी हेल्थ वर्कर्स को हराश किया जाए, हार्म किया जाए, इंजरी, हर्ट या फिर डेंजर हो उनके लाइफ के लिए, या फिर वो अगर ड्यूटीज़ जो भी वो डिस्चार्ज करे उसमें अगर रोक करे या बाधा डाले, या फिर प्रॉपर्टी को तोड़फोड़ करे, डैमेज करे, या फिर डॉक्यूमेंट को डैमेज करे, तो इसको यहाँ पे एक्ट ऑफ वायलेंस के कैटेगरी में रखा गया है। ये सारा काम किया जाएगा तो यहाँ पे पेनल्टी दी जाएगी। एक्ट ऑफ वायलेंस और लॉस ऑफ एनी प्रॉपर्टी जो है वो पनिशेबल है, यानी कि यहाँ पे इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है 3 महीने से 5 साल के लिए, और फाइन भी लगेगा यहाँ पे 50,000 से 2 लाख तक का। तो ये अब आप लोग समझ जाइए, डॉक्टर के साथ मारपीट अगर कोई भी करते तो मत कीजिएगा, ठीक है। वो यहाँ पे नहीं है कि आपके रिलेटिव को उन्होंने मारा या फिर क्या हुआ नहीं हुआ, वो बचा पाते तो वो भगवान हो जाते, नहीं बचा पाते तो वही जो है हैवान हो जाते। तो ऐसा बात नहीं है। इन केस अगर आप एक्ट ऑफ वायलेंस में देखोगे तो यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा हार्म हो गया ज़रूरत से ज़्यादा, तो पनिशेबल आपका जो है जेल की जो ड्यूरेशन है ना वो बढ़ भी सकती है, आपका 5 साल से 7 साल भी हो जाएगा, और पैसे भी आपको ज़्यादा फाइन भरना होगा, 1 लाख से आपको 5 लाख तक भी भरना होगा, ठीक है। और ये ऑफेंस जो है कॉग्निजेबल होगा और नॉन बेलेबल होगा। कॉग्निजेबल कहने का मतलब है कि आपको तुरंत यहाँ पे अरेस्ट कर लिया जाएगा बिना वारंट के, और आपको इसमें बेल भी नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि एकदम पीट पीट के जो है अधमरा कर दो डॉक्टर को और हॉस्पिटल भी पूरा तोड़ फाड़ के तहस नहस कर दो, तो फिर तो आपकी छुट्टी है कि नहीं। पर्सन जिनको यहाँ पे कन्विक्ट किया जाएगा कि इस तरीके का अपराध किए, तो उनको यहाँ पे कॉम्पनसेशन भी देना होगा हेल्थ केयर सर्विस को। साथ ही यहाँ पे पावर भी बढ़ाया गया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको यहाँ पे ज़्यादा पावर दी गई है कि वो इंस्पेक्शंस करें, यानी कि बस के द्वारा, ट्रेन और गुड व्हीकल्स, शिप, वेजल्स, एयरक्राफ्ट, ये सब कुछ। ये खाली पहले क्या था ना कि ये इंस्पेक्शंस जो है सिर्फ शिप और कोई वेजल्स में ही किया जाता था, किसी भी पोर्ट में। तो अब इंस्पेक्शंस जो है ना वो हर जगह बढ़ा दिया गया, बस में भी कर सकते हैं, ट्रेन में भी कर सकते हैं, अच्छे व्हीकल्स में भी कर सकते हैं, शिप वगैरह होता है, एयरक्राफ्ट भी होता है, ठीक है। ये सारी बातें, तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब इस एक्ट के बारे में समझते हैं, जो कि पहले का था 1897 का था, ठीक है। कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। तो ये एक्ट जो आया था ना, ये क्यों लाया गया था? बॉम्बे में 1890s में बुबोनिक प्लेग आया था। तो एक बुबोनिक प्लेग इस तरीके का जो है ना आउटब्रेक हो गया था, सडन आउटब्रेक, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे हमारे यहाँ कानून बनाया गया था। इंडिया का जो सॉलिटरी लॉ है, इसमें आप देखोगे कि हिस्टोरिकली यूज्ड हुआ है इस तरीके का फ्रेमवर्क, जो कि बहुत सारे डिजीज़ को जो स्प्रेड होता है ना उसमें आपका इस तरीके का कानून इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि कॉलरा, मलेरिया भी आया था। साथ ही इस कानून में आप देखो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को जो है ना कुछ एक्सेप्शनल मेजर्स और पावर भी दिया गया है कि वो रेगुलेट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे सेक्शन 2 के तहत इस कानून में स्टेट गवर्नमेंट को कुछ मेजर्स लेने भी कहा गया है और रेगुलेट करने भी कहा गया है कि लोगों के ट्रैवलिंग वगैरह को इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे अभी आप लोग देख रहे थे कि कोरोना वायरस में आपकी ट्रैवल हिस्ट्री को भी यहाँ पे देखा जा रहा था कि आपने कहाँ कहाँ घूम के आए हो। तो यही चीज़ स्टेट गवर्नमेंट का जो ये काम करते हैं, तो वो अधिकार उनको सेक्शन 2 ऑफ एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 के तहत उनको मिला है। साथ ही यहाँ पे पेनल्टीज़ भी रखा गया है कि अगर आप कोई भी रेगुलेशन को डिसओबे करते हो, नहीं मानते हो। साथ ही यहाँ पे क्या था ना कि डेंजरस, इन्फेक्शियस, कंटाजियस जो यहाँ पे डिजीज़ है, एपिडेमिक, इन सारे वर्ड्स को डिफाइन नहीं किया गया था। इस एक्ट क्या है कि इस एक्ट में आपका स्टेट के द्वारा अप्लाई किया गया था कि वो यहाँ पे लॉकडाउन इम्पोज कर सकते हैं कोविड-19 के दौरान। तो जो कोविड-19 आपके स्टेट में इम्पोज किया गया है वो यहाँ पे एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट के थ्रू किया गया है, ठीक है। लेकिन एक मेजर डिफरेंस बताती हूँ, जो सेंटर के द्वारा जो सबसे पहले लॉकडाउन लगाया गया था, तो वो लॉकडाउन हमारे यहाँ लगाया गया था डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत, ठीक है। लेकिन उसके बाद आप देखोगे अनलॉक की प्रक्रिया जारी थी, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टेट ऐसे थे, चाहे तमिलनाडु कह लीजिए, बिहार कह लीजिए, या फिर आप लोग महाराष्ट्र कह लीजिए, ऐसे स्टेट थे जहाँ पे लॉकडाउन कंटिन्यू था, लेकिन सेंट्रल लॉकडाउन आपका अनलॉक होना स्टार्ट हो गया था। तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट लॉकडाउन लगा रहे थे वो इस कानून के तहत लगा रहे थे, एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 के तहत। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉकडाउन
ऑन लगा रही थी वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत, ठीक है। तो कानून आपको ध्यान रखना है कि किस कानून के तहत हमारे कंट्री में क्या क्या स्टेप लिया जा रहा है। तो ये रहा एपिडेमिक डिजीज़ बिल 2020। आई होप कि इसको पास कर दिया जाए, जिससे कि हम लोग नेक्स्ट मंथ इसके बारे में बात कर ले। तो की फीचर्स याद रखिएगा, ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस किया था ऑर्डिनेंस में, वही चीज़ यहाँ पे रिपीट कर दिया गया। अब फिर कानून बनेगा तो फिर यही चीज़ हम लोग देखेंगे, है कि नहीं। कानून बनने में कुछ आपका प्लस माइनस भी पॉइंट होते हैं, तो वो सारी चीज़ों को भी हम लोग ऐड ऑन कर लेंगे। लेकिन आप लोग देखो कि लमसम यही सारी बातें फिर हम लोग रिपीट करेंगे। तो इसी तरीके से कंटिन्यूस हर मंथ की आप पढ़ते रहोगे ना, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जो कि रिपीट होते रहती है ऑन सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। तो उससे क्या होता है कि आपका रिवीजन भी हो जाता है और साथ ही साथ चीज़ें आपको समझ में भी आने लगती है और याद भी होने लगती है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि करंट अफेयर्स आपको डेली पढ़ना चाहिए। आप लोग इसके लिए टाइम निकाल के ही रखिए। ऐसा नहीं है कि मंथली मैगजीन आप एक दिन में लेके बैठ जाओ, यानी कि फर्स्ट से 29 डेज़ तक कुछ नहीं पढ़ा और 30 डेज़ में लास्ट डे में आप लोग पूरा एक महीने का करंट अफेयर्स पढ़ के रख गए। तो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगी एज़ कंपैरिजन टू उस स्टूडेंट का जो कि डेली पढ़ रहा है। तो डेली पढ़ने का कोशिश कीजिए, वो आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा, ठीक है। तो ये रही पूरी कहानी। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे साइंस एंड टेक के साथ, जो कि अगेन बहुत ही आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो आज के लिए बस इतनी ही रखती हूँ। अगर ये लेसन आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट कोई सजेशन है तो कमेंट कीजिए और मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।